मैं डॉक्टर राकेश पाठक को सबसे पहले चर्चा में ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब व्यस्त हैं, आज उनको कई जगह और भी जाना है, तो मैंने डॉक्टर पाठक से आग्रह किया था कि हमारे यहाँ श्री गणेश करके तब जाइए। डॉक्टर साहब, चुनाव का अब मतदान ऑफिशियली 5 बजे खत्म हो गया है। जो लोग लाइन में लगे हैं वो अपना मत देते हैं। अभी फाइनल फिगर मेरे ख्याल में 5-10 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन वोट प्रतिशत काफी रहा है। ज्यादा वोट पड़ना इस समय, एक समय ये होता था ज्यादा वोट पड़ने का मतलब एडवांटेज बीजेपी, लेकिन आज का जैसा कर्नाटक में माहौल है और जिस तरह से लोग उत्साहित हैं इलेक्शन को लेके, ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, ये आपको क्या लग रहा है? ये एडवांटेज कांग्रेस, एडवांटेज बीजेपी, एक, और दूसरा ये जो जनता दल एस और कांग्रेस और ये त्रिकोणीय है, इसमें किसकी एडवांटेज, किसको इससे फायदा हुआ? ये हुआ थोड़ा एक जनरल, आपने जितना इतने दिनों में देखा, एक जनरल कर्नाटका इलेक्शन पे आपकी टिप्पणी डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि ज्यादा मतदान अच्छे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। लखनऊ के मतदाता कम निकले, ये सचमुच में चिंता की बात है स्थानीय निकाय के चुनाव में। लेकिन अगर हम कर्नाटक की बात करें तो पिछले चुनाव में यानी 2018 में 78.3%, 78.3% कुल मतदान हुआ था। देखा जाए तो वो भी अच्छा खासा मतदान था। और अगर आज की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान हो चुका था। हम सब जानते हैं कि मतदान खत्म होने के बाद समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है रात तक पूरा आंकड़ा आने में, क्योंकि जो मतदान केंद्रों से आंकड़े हैं वो आने में समय लगता है 9-10 बजे तक, और कई बार अगले दिन तक सुबह जो दूर दराज से मतपेटियां लौटती हैं, ईवीएम मशीन आजकल, तो उसके बाद ही ये पूरा कंपाइलेशन होता है। फिर भी जो अब तक रुझान है, जो अब तक आंकड़े सामने आ रहे हैं, हो सकता है 2018 के 78% के आंकड़े को पार कर जाए। अब असली सवाल जो आपने पूछा है कि इसे किस रूप में देखना चाहिए, हम लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं और पिछले 30-35 सालों में जितने चुनाव हमने देखे हैं, आमतौर पर यह माना गया है कि जब भारी मतदान होता है, औसत से बहुत ज्यादा मतदान होता है, तो जो भी सत्ता होती है उसके विरुद्ध होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में हुआ है, ऐसा भी नहीं है। जब जो जिस समय सत्ता में रहा, सीमा से ज्यादा मतदान, सीमा से ज्यादा यानी औसत से ज्यादा, जो पिछले 2-3 चुनाव में हो चुका हो या आसपास के राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें हो चुका हो, तो इस नाते अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मतदान सत्ता परिवर्तन करने के लिए होता है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, हमारे दर्शकों को भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम कदापि ये नहीं कहना चाह रहे कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन जो राजनीति का जो गणित है, राजनीति की जो परिभाषा है, जो उसकी आंकड़ेबाजी है, उसके हिसाब से आमतौर पर जो पार्टी सत्ता में होती है, जनता उसे हटाने के लिए ज्यादा वोट डालने निकलती है। वरना सामान्य परिस्थितियों में अगर रिपीट होना होता है कोई दल सत्ता में, तो सहज मतदान करके जनता मन बना चुकी होती कि इसी को रहना है, तो बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करती। इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों ने पिछले सालों में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया है, उसके लिए अभियान चलाए गए हैं प्रशासन ने, शासन ने, पार्टियों ने, उससे भी असर हुआ है ज्यादा मतदान का, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और सब जगह हो रहा है ये। अब आ जाते हैं कि इस ज्यादा मतदान को हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस इस त्रिकोणीय मुकाबले में कहां देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर बहुत तिकोना, कैसे कोनेदार नुकीला त्रिकोणीय मुकाबला ये नहीं है, क्योंकि जेडीएस पिछली बार कांग्रेस के साथ सत्ता में थी, बीजेपी ने दल बदल करके सत्ता बना ली, इसके बावजूद कहीं बहुत ज्यादा तीखा मुकाबला कांग्रेस और जेडीएस के बीच नहीं दिखाई दे रहा। कई जगह ऐसा भी हुआ था शुरू में जो बातचीत चल रही थी टिकटों की कि दोस्ताना मुकाबला होगा, यद्यपि वो दोस्ताना नहीं रहा, लेकिन फिर भी गुजरात जैसा नहीं है। जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी जमीन तैयार कर रखी थी चुनाव से पहले, बहुत अच्छा खासा प्रतिशत उसने वोटों का कबाड़ लिया। तो मुझे ऐसा लगता है इसे त्रिकोणीय में मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हूं, लेकिन सीधे और कांटे के मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा। देखिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी जैसे लड़ते हैं उसमें हम लोग नैतिकता की परिभाषा पर सोचें
कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है उसका ध्यान नहीं रखा, उसे हम एक तरफ रख भी दें, तब भी चुनाव दोनों पार्टियों ने अच्छी तरीके से लड़ा है। कल मैं एक विमर्श में शामिल था, किसी ने कहा था, एक साथी ने, कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा था कि इस बार कर्नाटक में हो ऐसा रहा है कि जैसे बीजेपी चुनाव लड़ती थी वैसे कांग्रेस लड़ रही है, और जैसे कांग्रेस लड़ा करती थी वैसे बीजेपी लड़ रही है। इस बात को ही अगर हम एक आधारभूत विचार मान लें तो विश्वास कीजिए कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अगर बीजेपी के स्टाइल में चुनाव लड़ा है तो फैसले भी बीजेपी के स्टाइल में कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। एक, उसका पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व कर्नाटक में एकदम कैंप करके बैठा रहा, तंबू गाड़ दिए उसने। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर दोनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनकी अपने स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी, कई तरह के प्रयोग किए कांग्रेस ने वहां। एक प्रयोग का जिक्र करना चाहता हूं आनंद सर में। हमने एक वीडियो देखा, अमूमन राज्यों में, हर राज्य में, खासतौर से कांग्रेस तो इसके लिए अभिशप्त है कि उसके राज्य नेतृत्व में, प्रादेशिक नेतृत्व में 2, 3, 4 बड़े और बराबर के कद के नेता होते हैं। कर्नाटक में भी ये स्थिति है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच। यद्यपि सिद्धारमैया डीके शिव कुमार से बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन इस बार उस तरह की रस्साकसी देखने को नहीं मिली जैसी कि कांग्रेस की संस्कृति है कि चुनाव अभी हुए नहीं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यहां तो शुरू हो चुका है 2-3 महीने पहले, कई लोगों ने बयान दे दिए हैं कि अभी तो विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कर्नाटक के पूरे चुनाव में इस तरह की कोई बात नहीं देखी गई। और मैं जिस प्रयोग की बात कर रहा हूं वो प्रयोग ये हुआ कि डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया का एक इंटरव्यू लिया, बाकायदा उसको यूट्यूब पर जारी किया कांग्रेस ने, पत्रकार के रूप में, जैसे हम लोग किसी वीवीआईपी का इंटरव्यू करते हैं। तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सुख दुख की बातें कर रहे हैं, उनके सिद्धारमैया के हाथ में सूजन है, डीके शिव कुमार उसके बारे में बात कर रहे हैं, और तमाम सारे मुद्दों पर बात हो रही है। ये एक प्रयोग कांग्रेस ने इस तरह से किया कि कार्यकर्ता से लेकर मतदाता तक सबके बीच ये संदेश जाए कि अभी मुख्यमंत्री पद की कोई लड़ाई नहीं है, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जितना हो सकता था वो सब किया। चुनाव जीतने के लिए सबको करना चाहिए। हम भूल जाएं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करके गलत किया, पर उन्होंने की। बजरंग बली को ले आए, दंगे की धमकी दी, जेपी नड्डा ने कहा कि कृपा नहीं मिलेगी कर्नाटक को बीजेपी, नरेंद्र मोदी की, अगर आपने बीजेपी को हरा दिया। जो कुछ हो सकता था वो सब उन्होंने कर खाया वहां पर। इसके बावजूद अगर आज के दिन और कल से अब तक हमने कुछ दृश्य देखे हैं आनंद जी, उसका जिक्र करना चाहता हूं। लोगों ने, महिलाओं ने बीजेपी द्वारा दी गई साड़ियां और सामान उठाकर अपने घरों से निकालकर मुंह पर फेंक दिया है। बीजेपी की एक बड़ी नेता के मुंह पर साड़ियां फेंकी जा रही हैं और धिक्कारा करके अपनी वहां की भाषा में महिलाएं धिक्कार रही हैं, नारे लगा रही हैं। ये भी पहली बार हुआ है। आमतौर पर यह भी होता है कि हमारे देश का मतदाता इतना चतुर सुजान है कि आप शराब की बोतल दे दो, उसे कंबल दे दो, साड़ी दे दो, पैसे दे दो, सब रख लेगा, पर उसे वोट जैसे देना उसे वोट देगा, उसी को देगा। लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि लोग घरों से निकालकर साड़ियां और सामान जो भी कुछ दिया होगा उन लोगों ने सड़कों पर फेंक रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, प्रचारकों के ऊपर जो भी जनसंपर्क करने आ रहे थे उनके मुंह पर फेंक रहे हैं। ये बड़ा संदेश है। हम नहीं जानते 13 तारीख को फैसला क्या होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए अगर ये चुनाव सकारात्मक परिणाम लेकर आता है तो ये संजीवनी बूटी होगी। हनुमान जी वहां से पर्वत से लेकर आए थे, ऐसे ही बजरंगबली यानी हनुमान जी कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी लाएंगे और कांग्रेस की मूर्छा को भंग करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो ये मानना पड़ेगा इस देश की जनता में वो सारे मुद्दे आज भी कायम है जो बीजेपी चला रही थी। कांग्रेस जनहित के मुद्दे चला रही थी, हिंदू मुसलमान और बुरके का मुद्दा कब से चला रखा था उन्होंने, न उसका कॉलेजों में और विद्यालयों में कर्नाटक में बीजेपी ने, और अंत में हिंदू मुसलमान के लिए तो सब कुछ कर दिया। बजरंगबली का नारा लगाने की अपील की प्रधानमंत्री ने कि वोट देने जाए तो मतदान केंद्र में नारा लगाएं। इससे पहले हमने तो देश के इतिहास में कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री किसी से नारे की बात कर रहा हो, वो भी पोलिंग बूथ में नारा लगाए वोट डाल के। तो मुझे ऐसा लगता है अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आगे भी 2024 तक
इसी तरह की राजनीति करेंगे, वे विकास की राजनीति के लिए भूले से भी कदम नहीं बढ़ाएंगे। जी आनंद जी। डॉक्टर राकेश, मैं एक प्रश्न आपसे, क्योंकि उसके बाद फिर आपको जाना होगा, मैं जल्दी से एक प्रश्न कर लूं। जो ब्रिजेश जी बात कह रहे हैं कॉन्फिडेंस की, वो कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा ना कि सुर में नहीं मिल रहा, तो वो सारी चीजें रिलेटेड थी। जब वहां पे नड्डा जी जाके कह रहे हैं कि भारत घुटनों पे रेंग रहा था, ये चॉइस ऑफ वर्ड्स भी उन लोगों के कहां चले गए नहीं मालूम। अमित शाह साहब, वो मुझे समझ में नहीं आया, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का पूरा जो कैंपेन है वो ज्यादा चुस्त नजर आया, चाहे वो ग्राउंड पे कैंपेन हो, चाहे तालमेल हो। क्योंकि आप अगर देखिए, एएनआई ने उसको पकड़ा और उसके बाद उसको खूब प्रचार हुआ उसका। जब अमित शाह गुस्सा हो रहे हैं कि केवल मोटरसाइकिल हैं, लोग कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, तो ये सब चीजें पहले बीजेपी में गलती नहीं होती थी। हालांकि एएनआई के जिस उसने किया होगा उसका क्या हश्र होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सारी गलतियां पहले बीजेपी से नहीं होती थी। तो क्या आपको लगता है जो ये बात कह रहे हैं, और एक चीज मैं और ऐड कर दूं और उसमें आपकी एक राय ले लूं चलते चलते, कि पहली बार मैं ऐसा देखा कि राहुल गांधी, चुनाव खत्म हुआ 11 तारीख को, वो राजस्थान नजर आ, लोगों ने इस राहुल गांधी को पहले नहीं देखा था, वो राहुल वहां नजर आ रहे हैं। मोदी जी अब आज पहुंचे हैं, मोदी जी आज पहुंच के अपना क्या क्या, वो तो अच्छा, मोदी जी अपना सुर भूल गए हैं, मुझे लगता है उनको फिर से सुर में लाने के लिए उनको कुछ करना होगा। मैं सिर्फ एक चीज कि 5 इलेक्शन और आने वाले हैं स्टेट के, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। हम लोग एक जाति और करते हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर को हरदम इस विमर्श में नहीं लेते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ ये पूरा देश जाति कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनका चुनाव कराओ, वो जैसी सरकार बनाना चाहते हैं उनकी सरकार बनने दो। तुमने 370 इसलिए हटाया था कि वहां बहुत अच्छा अमन चैन होगा, तुम्हारी सरकार है। और केवल इस विफलता के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक मुद्दा चुनाव में आज नहीं तो कल इस देश में बनना चाहिए। मैं डॉक्टर राकेश पाठक, कई चीजें मैंने एक साथ की हैं, आपकी एक टिप्पणी कि क्या अब मुद्दों की कमी हो रही है कांग्रेस, अब बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बच रहा है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। आपकी बात कमोबेश ठीक है। असल में बीजेपी ऐसा नहीं मानती होगी, क्योंकि उसको लगता है वो मुद्दे तो वही हैं जो वो परोसती है, हिंदू मुसलमान, बजरंगबली, बुरखा, पाकिस्तान, दंगे, जिन्ना साहब, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की नजर में असली मुद्दे हैं। अब इस देश को यह तय करना है कि सचमुच इन्हें मुद्दा माने या रोटी कपड़ा और मकान को माने। हमने एक वीडियो देखा आज, जो शायद कल परसों से वायरल हो रहा है, कांग्रेस का आईटी सेल ने किया होगा। उस सिलेंडर, गैस सिलेंडर लगा हुआ, उसके बीच में से वीडियो मोदी जी और वो सब बयान चल रहे हैं उसमें। मैं पूरा नहीं देख पाया, लेकिन बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के मुद्दों के चयन में जो अंतर है वो इस बार कर्नाटक में बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि कांग्रेस ने जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखा, गैस की कीमतों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और उसके जो वादे हैं, आप देख लीजिए 5 वादे जो उन्होंने किए वो, और बीजेपी ने क्या किया वो सब दिखाई दे रहा है, ट्विटर पर कल से चल रहा है। वो दंगे की धमकी, प्रधानमंत्री की कृपा नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा है मुद्दों की बात तो यहाँ पर बीजेपी को अब 13 तारीख को तय करना होगी कि उसे सचमुच इन्हीं मुद्दों पे अगले चुनाव लड़ने हैं जो इस साल होने वाले हैं, या 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, या जनता के मुद्दों पर लौटना है। बीजेपी की व्यवस्था यह है कि जनता के मुद्दों पर वो लौट नहीं सकती, क्योंकि उसने 2014 से और 19 तक और 19 से अब तक उन दोनों चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरा करने में वो सफल नहीं रही है। इसलिए व्यवस्था है उनकी। कैसे एलपीजी की कीमतों पर कैसे कोई बीजेपी का नेता बोल सकता है सर, 460 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, तो क्या स्मृति ईरानी बोलेंगे, क्या मोदी जी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोलेंगे? इसलिए उनकी मजबूरी है कि जनता के मुद्दों पर वे बात नहीं कर सकते। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने थे, वे 2 लाख नहीं गिरा पाते हैं, तो ये मजबूरी उनकी अगले चुनाव में देखने को मिलेगी। आपने एक शिकायत की जम्मू कश्मीर की, आनंद सर, मैं अपने बरबस जहां तक मुझे ध्यान रहता है, मैं हर डिबेट में कहता रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए तो मैं उसमें ऐसे शामिल करता हूं कि उसके चुनाव भी अपेक्षित हैं, अगर सरकार ने चुनाव करवाए तो। अब आपने राहुल गांधी और उनकी बात की, निरंतरता की। राहुल गांधी के ऊपर आरोप ही ये था, और आरोप बीजेपी और उसके आईटी सेल ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने मढ़ा था कि वे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, चुनाव के बाद चले जाते हैं। और ये बात सही भी है
कि पिछले 10 सालों के कई चुनाव के हमने अवसर देखे कि चुनाव कराने के बाद, होने के बाद राहुल गांधी विदेश चले गए, अपने मित्रों से मिलने चले गए, या कहीं भी अपना विपश्यना करने जाते हैं, योगा करने जाते हैं। यद्यपि मैं ऐसा मानता हूं कि ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है उसे पिक्चर देखने का भी हक है। एक चुनाव में दिल्ली में बाद में मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने गए थे मतदान के बाद, इसमें बुरा कुछ नहीं है। लेकिन जब सामने राउंड दी क्लॉक पॉलिटिक्स करने वाला नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जो सपने में भी राजनीति करते हैं, उठते बैठते हमेशा चुनाव ही लड़ते रहते हैं, उनका सरकार चलाने में कोई ध्यान नहीं है कि काम कब करते हैं, प्रधानमंत्री है उनकी सरकार, लेकिन 365 दिन, 300 दिन, पूरा हफ्ता, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड में चुनाव की मशीनरी के रूप में लगे रहते हैं। राहुल गांधी पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस चुनाव के बाद दूसरे राज्य में पहुंच गए। नरेंद्र मोदी आज नाथद्वारा गए, यद्यपि वे वहां से राष्ट्र का नाम संबोधन दे रहे थे, कर्नाटक नाम के राष्ट्र के नाम, कि चलते मतदान में भी लोग टीवी पर देख लें, करने गए हैं। हिंदू हृदय सम्राट हर चुनाव में अंतिम चरण में नजदीकी किसी दूसरे राज्य में या तो वे रोड शो करते हैं या केदारनाथ से दर्शन देते हैं पूरे दुनिया को और ब्रह्मांड को, ताकि मतदान करते करते भी कोई टीवी खोलकर देख ले तो कम से कम तीनों लोगों में ये संदेश चला जाए कि माननीय देखिए केदारनाथ में दर्शन कर रहे हैं, और वोट देते समय वो अगर उसकी उंगली कहीं भटक भी रही हो तो सही जगह पर सही बटन को दबा दे। राहुल गांधी अगर ऐसी सक्रियता बनाए रखेंगे, प्रियंका गांधी तेलंगाना चली गई थी परसों, कल या परसों, तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को अगर सत्ता की राजनीति करनी है तो उसको ये सारे गुरिये अपनाना पड़ेंगे, वो सारे ठट कर्म करना पड़ेंगे जो आज सत्ता में बैठी पार्टी कर रही है। वरना आप तपस्या कीजिए, तपस्वी बन जाइए, गांधी की राह पर चलिए। किसने कहा कांग्रेस सरकार में लौटे? किसने कहा है कि आप सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़े? मस्त रहिए। और अगर आपको चुनावी राजनीति में रहना है तो उसके सारे हथकंडे, लेकिन नैतिकता की सीमा में, चुनाव आचार संहिता की परिधि में, सामाजिक समरसता की भावना के साथ कोई भी राजनीतिक दल हो वो सारे हथकंडे अपना सकता है। हथकंडे चुनावी शब्द इसलिए कह रहा हूं, वरना मोदी जी और शाह जी और बीजेपी जैसी राजनीति अगर कांग्रेस और राहुल गांधी करने लगेंगे तो हम वो पहले व्यक्ति होंगे जो उनके खिलाफ इसी तरह मुखर होकर कहेंगे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो हम आपको भी खारिज करते हैं। जी आनंद जी।